दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे GSTR 1 के टेबल के बारे में। इसमें ऐसे मल्टीपल टेबल होते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेबल होता है वो हमारे लिए होता है B2B, B2C और B2CL। तो आज हम लोग इस तीनों के बारे में जानने वाले हैं कि B2B में कौन कौन से आपके इनवॉइस को दिखाना होता है जिसे भी हमने आउटवर्ड सप्लाई किया है। वैसे तो आप एक किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं तो ये आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रिपोर्ट आपका जनरेट कर देता है। जिस तरह का ट्रांजैक्शन हो वो वहां पे उसका इफेक्ट दिखा देता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब हमसे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि B2B और B2C और B2CL में क्या डिफरेंसेस है, इसमें किस तरह का डेटा आपको दिखाना होता है, तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इसका आंसर हमें आना चाहिए। तो मैं आज आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाके बताऊंगा कि इसमें किस तरह का डेटा जाता है और हमें किस तरीके से एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इसका रिप्लाई करना है। और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का वर्क सीखना चाहते हैं, इसमें अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा GSTR 1 का मल्टीपल टेबल है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है B2B, B2C लार्ज और यहाँ पे B2C अदर्स। तो सबसे पहले हम लोग B2B के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कर्सर लेकर के आओगे तो यहाँ पर देखो, यह आपको ये बताता है कि यहाँ पे किस तरह का ट्रांजैक्शन आपको दिखाना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने किसी तरह का जो आउटवर्ड सप्लाई है किसी क्या है रजिस्टर्ड पर्सन या डीलर को, राइट, इसमें क्या है इंक्लूड है भाई UIN होल्डर, यानी कि जिसके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का नंबर है जो कि ऑब्वियसली आपके फॉरेन के लिए होता है, तो उसे भी आपको इसी वाले टेबल में आकर के दिखाना होता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर आपका B2B है, एक आपका SEZ है, एक आपका DE है, यानी कि इतने तरीके यहाँ पे आपके नेचर दिए हुए हैं। तो जिस नेचर का आपका ट्रांजैक्शन होगा आपको पता है कि उसी टेबल में आकर के दिखाना होता है। तो केवल हम लोग जानते हैं B2B, राइट ना, लेकिन यहाँ पे आपका SEZ भी है, DE भी है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला आपका आता है B2B। तो B2B के माने हम लोग जानते हैं बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आप भी रजिस्टर्ड हैं और जिसे आपने माल सेल किया है वो भी रजिस्टर्ड है, उनके पास भी GST का नंबर है, इसलिए आपको हर एक बिल का हिसाब आपको इसी टेबल में आकर के देना होता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सामने वाला कंपोजिशन है तो क्या ऐसे बिल का भी एंट्री इसी टेबल में करना है? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि भाई साहब जब यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को ये कह रहा टेबल के आपको इसी में ला करके उस इनवॉइस का एंट्री करना है, तो ठीक उसी तरीके से अगर सामने वाला अगर कंपोजिशन भी है लेकिन उसके बाद GST नंबर तो है ना भाई, यानी कि वो भी रजिस्टर्ड है, राइट है, तो उसका भी हर एक बिल का एंट्री आपको इसी टेबल में आकर के करना है। अब यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पर आपका दिया हुआ है SEZ। अब SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है कि हमारे इंडिया में काफी सारे ऐसे लोकेशंस होते हैं, ऐसे जोन होते हैं जिसको सरकार जो होती है वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि इस वाले जोन को, इस वाले लोकेशन को हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कैटेगरी में रखते हैं। वहाँ के कंपनी में जो रजिस्टर्ड होते हैं उस एरिया में, उस लोकेशन में उनको अलग से टैक्स में कुछ राहत मिलता है, कॉम्प्लायंसेस में कुछ राहत मिलता है, क्या हो कि सेल्स को प्रमोशन मिले, सेल्स को प्रमोट किया जा सके, है ना, तो और वहां पे इन्वेस्टर लोग ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो अगर आपने किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कंपनी को अगर आपने बिल इशू किया है तो उसका भी एंट्री हर एक बिल का आपको इसी टेबल में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका थर्ड लास्ट आता है DE। अब DE का माने क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डीम एक्सपोर्ट। अब आपको ये समझना होगा कि डीम एक्सपोर्ट किसे कहते हैं। एक होता है नॉर्मल एक्सपोर्ट, एक होता है डीम एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट है तब तो ये वाले टेबल में आएगा भाई साहब, जो कि यहाँ पे ये अलग से टेबल नंबर यहाँ पे 6A दिया हुआ है, लेकिन ये बात कर रहा है डीम एक्सपोर्ट। क्या होता है, कोई भी एक सप्लायर है, राइट, वो डायरेक्टली विदेश में माल सेल ना करके वो एक मीडिएटर को देता है।
राइट। इंडिया में बहुत सारे ऐसे मीडिएटर हैं जिसको कि हम लोग EOU कहते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, राइट। तो अगर हमने किसी EOU को माल सेल कर दिया, अब वो क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो माल को सप्लाई करेगा। तो हम डायरेक्टली विदेश में ना जाकर के EOU को माल सप्लाई करते हैं, तो ऐसे में उसे क्या कहा जाता है, डीम एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर हमने कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन किया है तो भी ऐसे हर एक बिल का एंट्री इसी वाले टेबल में आकर के दिखाना होता है, राइट। तो इस वाले टेबल में आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं B2C लार्ज। अब यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो ये यहाँ पर आपको ये क्या बता रहा है, आप जो ऑटवर्ड सप्लाई करते हो ना, वो इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। दूसरा चीज, सामने वाला जिसको भी आपने सप्लाई किया है वो आपका अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। और बिल वैल्यू कितना है आपका, 1 लाख से अगर ज्यादा है तो हर एक बिल का हिसाब आपको B2C लार्ज में ही देना होता है। यानी कि B2C लार्ज को अगर आपको शॉर्ट में समझना हो तो हम इसे इस तरीके से समझेंगे कि आपने जो माल सप्लाई किया है अनरजिस्टर्ड को, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो माल सप्लाई किया वो अनरजिस्टर्ड तो है लेकिन वो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है। नंबर 3, जो बिल का जो वैल्यू है वो 1 लाख से ज्यादा है, समझ गए ना। तो हर एक बिल का हिसाब स्टेट वाइज आपको कहां आकर के देना है, B2C लार्ज में देना है, ठीक है। अब नंबर आता है B2C अदर्स। B2C जो लार्ज में आप दिखा चुके हैं, याद रखिए आपको इसे यहाँ पर रिपीट नहीं करना है। उसके अलावा जो आपका सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड आपका बच जाता है, तो कौन सा बच जाता है, याद रखिएगा जो आपने अपने ही स्टेट के अंदर अनरजिस्टर्ड को माल सप्लाई किया और उसका बिल वैल्यू कितना भी हो, अगर 1 लाख से ज्यादा भी है तो भी आपका B2C अदर्स में ही वो जाएगा, लेकिन इसमें बिल वाइज आपको हिसाब नहीं देना होता है, ठीक है ना। B2C लार्ज में आपको बिल वाइज हिसाब देना होता है, राइट, है ना, क्योंकि 1 लाख से आपका ज्यादा हो जाता है तो ये कहता है कि भाई स्टेट वाइज बिल वाइज हमें हिसाब दो। लेकिन B2C में आपको बिल वाइज हिसाब नहीं देना होता है, केवल और केवल स्टेट वाइज और रेट वाइज, क्योंकि आपका मल्टीपल रेट भी हो सकता है 5 to 28%, राइट। तो B2C अदर्स में आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपने अपने ही स्टेट के अंतर्गत जितने भी अनरजिस्टर्ड को आपने माल सप्लाई किया है, अगर बिल वैल्यू 1 लाख से ज्यादा भी है तो भी उसका हिसाब आपको B2C अदर्स में ही देना है। अब आपके मन में ये भी सवाल, अगर हमने अदर स्टेट को अगर माल सप्लाई किया है तो लेकिन बिल वैल्यू अगर 1 लाख है, 1 लाख से कम है, तो भी B2C अदर्स में ही देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको B2B, B2C और B2CL में क्या डिफरेंसेस है और किस तरह का आउटपुट सप्लाई आपको दिखाना होता है आपके समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप इस चैनल के माध्यम से अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।